कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में आपने महासागर में तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ तापमान के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण के स्थानिक विभिन्नता को समझने का प्रयास किया। आज की क्लास महासागर की लवणता से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से आपको लवणता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करना है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले यह समझना है कि किस प्रकार सैलिनिटी को आप परिभाषित कर सकते हैं और महासागर की लवणता का अध्ययन करते समय लवणता की वो कौन सी सामान्य विशेषताएं हैं जो महासागर की अन्य भौतिक या रासायनिक विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। फिर यह भी समझना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिनिंग है यानी सैलिनिटी को डिटरमाइन करते हैं, और इसे ध्यान में रखते हुए महासागर की सतह पर लवणता के क्षैतिज वितरण का अध्ययन करते समय जोनल यानी मंडलीय या अक्षांशीय वितरण के साथ साथ प्रादेशिक अर्थात देशांतरीय वितरण का भी अध्ययन करना है। फिर उसके बाद यह भी समझना है कि महासागर की सतह से नीतल तक जाने में लवणता के स्तर पर किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने लास्ट क्लास में टॉपिक तैयार किया है उसे आधार बनाते हुए महासागर की लवणता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करना है। यहाँ यह ध्यान देना आपके लिए आवश्यक है कि सैलिनिटी यानी लवणता को कई बार लोग यह मान लेते हैं कि महासागर में कितना सॉल्ट घुला हुआ है, जबकि वास्तव में महासागर में जो लवणों की मात्रा होती है उसे सैलिनिटी नहीं कहते हैं, बल्कि लवणता जो है महासागर में घुले हुए सॉल्ट या लवणों की मात्रा के साथ महासागरीय जल के भार का अनुपात होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जब आपसे यह प्रश्न किया जाए कि महासागर की लवणता से आप क्या समझते हैं, तो वहाँ आप कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं या स्पष्ट कर सकते हैं कि महासागर में जो सॉल्ट घुले होते हैं उनका अगर हम अनुपात निकालने का प्रयास करते हैं यानी उनके रेशियो को समझने का प्रयास करते हैं तो उसका संबंध महासागर की लवणता से। अब प्रश्न उठता है कि महासागर में जो सॉल्ट घुले होते हैं उनकी मात्रा को कैसे निर्धारित करेंगे, और जब हम ये अनुपात निकालेंगे तो महासागरीय जल के भार में किस इकाई को अध्ययन का आधार या आकलन का आधार बनाएंगे। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि अगर मात्रा की बात करें तो घुले हुए लवणों की मात्रा को अगर हम ग्राम में देखते हैं तो यह देखते हैं कि 1000 ग्राम महासागर के जल में कितना ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। कुछ इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस लवणता को ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसके लिए इस सिंबल का भी यूज किया जाता है। जहां प्रतिशत निकालते समय हम 100 को आधार बनाकर प्रतिशत का आकलन करते हैं, वहीं ऐसा करने के क्रम में हम जैसे दो जीरो का यूज करते हैं, तो जब हम 1000 ग्राम महासागर के जल में घुले हुए सॉल्ट की मात्रा को निकालते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस सिंबल का यूज़ करते हैं। यानी 2 जीरो की जगह आप कह सकते हैं यहाँ 3 जीरो यूज किया जा रहा है। जहाँ कहीं पर भी इस सिंबल का यूज किया जाए तो समझ जाइए उस वैल्यू का संबंध महासागर की लवणता से। यानी कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि महासागर में घुले हुए लवणों की मात्रा और महासागरीय जल के भार के अनुपात का संबंध महासागर की लवणता से है, जिसे ग्राम प्रति 1000 ग्राम के रूप में आकलित किया जाता है, यानी इसकी गणना की जाती है। और महासागर की औसत लवणता एवरेज सैलिनिटी लगभग 35.1 होता है। अब ध्यान से समझिए कि यदि
आप 35.1 सैलिनिटी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि 1000 ग्राम महासागर के जल में 35.1 ग्राम सॉल्ट घुले होते हैं। यदि महासागर की लवणता कहीं औसत से कम होती है तो कहते हैं कि वहाँ का जल कम खारा है, और यदि महासागर की लवणता किसी क्षेत्र में औसत से अधिक है तो यह कहते हैं कि वहाँ का जल अधिक खारा है। तो एवरेज सैलिनिटी क्या है? यह एक आप कह सकते हैं आइडियल वैल्यू है, एक ऐसे वैल्यू को माना गया है जिसके आधार पर हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या महासागर की जो सैलिनिटी है उसके वितरण में स्थानिक विभिन्नता है या नहीं है। अगर सभी जगह महासागर की लवणता औसत लवणता के बराबर होती तो शायद हमें यह अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि लवणता को कौन कौन से फैक्टर निर्धारित करते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिरकार जो महासागर में सॉल्ट घुले होते हैं वो सॉल्ट महासागर में आते कहाँ से हैं। उसके बाद फिर यह प्रश्न उठता है कि महासागर में जो सॉल्ट घुले हुए हैं उसके वितरण में यानी उसके अनुपात जो है सभी जगह अगर एक समान नहीं है तो क्यों नहीं है, वह कौन से कारक हैं जो महासागर की लवणता को निर्धारित करते हैं। और उन कारकों को अगर हम समझ जाएं तो उसे आधार बनाते हुए हम यह भी विचार कर सकते हैं कि जो लवणता का क्षैतिज वितरण है उसमें आखिरकार स्थानिक विभिन्नता क्यों है, या महासागर की सतह से नीतल की ओर जाने पर लवणता में जो परिवर्तन होता है वह क्यों होता है। तो सबसे पहले यह समझने का प्रयास करें कि सैलिनिटी यानी महासागर के लिए सॉल्ट या लवण का स्रोत क्या है। तो महासागर के लिए लवण का मुख्य स्रोत नदियां हैं। नदियों के द्वारा स्थल की सतह के जो भी सॉल्ट हैं वो घुलकर यानी पानी के साथ जल के साथ घुलकर समुद्र में जाकर निक्षेपित होते हैं। हालांकि अगर आप इस स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे कि महासागर के लिए लवण का मुख्य स्रोत नदियां हैं, अर्थात नदियों के द्वारा ही महासागर में सॉल्ट का अधिक मात्रा में निक्षेपण होता है, तो इस आधार पर तो आप इस कंक्लूजन पर भी आ जाएंगे कि इसका मतलब जहाँ नदियों का मुहाना होगा वहाँ पर सॉल्ट अधिक मात्रा में डिपॉजिट होगा, इसलिए वहाँ का पानी खारा होना चाहिए। जबकि आपको यह भी ध्यान देना है कि आपको महासागर में सॉल्ट की मात्रा का अध्ययन नहीं करना है बल्कि महासागर में सैलिनिटी का अध्ययन करना है। आपको यह देखना है कि 1000 ग्राम महासागर के जल में कितना ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। तो उसे समझने के पहले आप खुद सोचिए कि नदियों के द्वारा सॉल्ट अधिक मात्रा में महासागर में निक्षेपित तो होता है, लेकिन नदियों में सॉल्ट की अपेक्षा फ्रेश वाटर की मात्रा यानी स्वच्छ जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ही नदी का जो पानी होता है वो मीठा होता है। दूसरी बात, जहाँ महासागर में जो सॉल्ट होते हैं उनमें सोडियम क्लोराइड यानी जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज सबसे अधिक होता है, यानी 77.6% तक सोडियम क्लोराइड होता है। जबकि महासागर में नदियों के द्वारा जो सॉल्ट निक्षेपित होता है उसमें कैल्शियम सल्फेट और कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि कहीं ना कहीं कैल्शियम सल्फेट या कार्बोनेट इनका उपयोग समुद्र में रहने वाले जीवों के द्वारा भी हो जाता है, इसलिए इनका परसेंटेज महासागर में उपस्थित अन्य सॉल्ट की अपेक्षा कम होती है, यानी ये हार्डली 1 से 2% इनका अनुपात होता है। तो दो बातें यहाँ स्पष्ट होनी चाहिए कि यद्यपि महासागर के लिए सॉल्ट का या लवणों का मुख्य स्रोत नदियाँ हैं, लेकिन नदियों में लवणों की अपेक्षा स्वच्छ जल की मात्रा अधिक होने के कारण नदी का पानी मीठा होता है। इसलिए जहाँ नदियों के द्वारा महासागर में लवणों का निक्षेपण होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं नदियों के द्वारा स्वच्छ जल का अधिक मात्रा में निष्कासन या निकास होता है, जिससे वहाँ की सैलिनिटी कम हो जाती है। तो ये एक अलग पॉइंट है जिसको आगे भी आपको समझना है। दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिए कि महासागर के लिए सॉल्ट के
अन्य स्रोत कौन से हैं? तो अन्य स्रोत में पृथ्वी की अंदर की परतों से जब गर्म गलित पदार्थ के रूप में मैग्मा या आप कह सकते हैं लावा, अन्य पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सॉल्ट की मात्रा होती है, यानी उसमें भी सॉल्ट उपस्थित होते हैं। इसलिए ज्वालामुखी प्रक्रिया के समय भी निकलने वाले पदार्थ से महासागरीय जल को सॉल्ट की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो जैविक समुदाय हैं, जैविक समुदाय के अवशेष से भी महासागर को सॉल्ट की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जीव जंतुओं के जो अस्थि पंजर होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, और इस कारण से जैविक समुदाय के जब जैविक जीव जंतु महासागर में मरते हैं तो उनके जो जैविक निक्षेप होते हैं, यानी कह सकते हैं बायोलॉजिकल डिपॉजिट्स होते हैं, उनमें भी सॉल्ट की मात्रा अधिक होती है। तो इस आधार पर अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि महासागर को सॉल्ट की प्राप्ति कहाँ से होती है और इनमें से किसी एक विकल्प को सिलेक्ट करना हो तो नदियों के द्वारा होती है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए नदियों के अतिरिक्त और किससे हो सकती है, तो कह सकते हैं पवनों के द्वारा भी सॉल्ट समुद्र में जा सकता है, क्योंकि स्थल खंडों से सॉल्ट को या तो नदियाँ अपने साथ घुलाकर समुद्र में ले जाती हैं या पवनों के कारण वो सॉल्ट उड़कर समुद्र में चले जाते हैं। तो इन दोनों के को सॉल्ट की प्राप्ति कहाँ से होती है? स्थल खंडों से होती है। तो कुछ ऐसे विकल्प मिल सकते हैं, यदि स्थल खंड दिया हो, ज्वालामुखी प्रक्रिया और जैविक समुदाय, तब तो स्थल खंड सबसे बेहतर विकल्प होगा। इसकी जगह पर अगर स्थल खंड नहीं दिया हो और नदियों और पवन में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो नदियाँ जो है सैलिनिटी की या सॉल्ट का मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ज्वालामुखी प्रक्रिया और तीसरे नंबर पे जैविक समुदाय से प्राप्त होने वाले, यानी जो सॉल्ट है वो भी महासागर के लिए सॉल्ट का एक स्रोत बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, महासागर में जब हम लवणता का अध्ययन करते हैं तो प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर महासागर में चाहे जितना भी सॉल्ट घुला हो, हम इसके अनुपात का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? इस सैलिनिटी का महासागर की भौतिक रासायनिक विशेषताओं से क्या संबंध है? तो इसके लिए देखिए कि जहाँ तक सैलिनिटी की बात है तो लवणता की कुछ अपनी सामान्य विशेषताएं भी यानी होती है। तो लवणता की सामान्य विशेषताओं में सबसे पहले ध्यान देना है कि महासागर के जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये दोनों ही का सैलिनिटी से सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे महासागर की सैलिनिटी बढ़ती जाती है, महासागर के जल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है और साथ में फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि महासागर का वह क्षेत्र जहाँ की सैलिनिटी औसत से अधिक होगी, यानी जहाँ का पानी खारा होगा, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के अधिक होने पर जल का वाष्प में परिवर्तित होने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि सैलिनिटी के बढ़ने के कारण या सैलिनिटी में वृद्धि होने पर जब बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है तो वाष्पीकरण के दर में कमी आती है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि सैलिनिटी के बढ़ने पर जब फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बर्फ़ के जमने की संभावनाएं, या कह सकते हैं बर्फ़ जो है अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया तो अगर सपोज़ कीजिए 0 डिग्री या 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पानी बर्फ़ में परिवर्तित हो रहा है, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ गया तो हो सकता है 8 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस पर जाकर बर्फ़ जो है पानी बर्फ़ में परिवर्तित होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट के बढ़ने पर जल का हीम में परिवर्तित होने की संभावनाएं भी क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। इसी प्रकार से
महासागर की जो लवणता है वह जल के घनत्व को भी निर्धारित करता है। यानी जहाँ पर महासागर की लवणता अधिक होती है तो आप समझ सकते हैं यदि लवणता का संबंध जल में घुले हुए सॉल्ट की मात्रा से, लवणों की मात्रा से है, तो इस आधार पर यदि हम डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और यदि महासागर के जल का वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम के कांस्टेंट होने पर जैसे जैसे महासागर में सॉल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा बढ़ती जाएगी, डेंसिटी में वृद्धि होगी, क्योंकि डेंसिटी का ऐसी स्थिति में मास से क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो कह सकते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि डेंसिटी का सैलिनिटी से सीधा संबंध होता है, अर्थात जहाँ महासागर में जल की लवणता औसत से अधिक होगी या जहाँ महासागर का पानी अधिक खारा होगा वहाँ का पानी अधिक डेंसर होगा, और जब अधिक डेंसर यानी सघन होगा तो भारी होगा, भारी होने के कारण वो नीचे की ओर बैठेगा। वहीं जहाँ की सैलिनिटी कम होगी वहाँ की पानी का घनत्व भी कम होगा और ऐसे में वो पानी ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि हल्का होने के कारण जलस्तर में वृद्धि होगी और भारी होने के कारण जलस्तर में कमी आती है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि महासागर की लवणता न केवल महासागर की रासायनिक संगठन और उसकी रासायनिक विशेषताओं को ही निर्धारित करता है, बल्कि जल की लवणता का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब से सीधा संबंध होता है। और ऐसी स्थिति में कहीं सैलिनिटी वाष्पीकरण के दर को कम कर देगा तो कहीं बढ़ा देगा, तो कहीं सैलिनिटी के कारण बर्फ़ के जमने की संभावनाएं अधिक हो सकती हैं तो कहीं कम हो सकती हैं। वहीं पर सैलिनिटी जहां अधिक होगी वहां पानी डेंसर होगा, सैलिनिटी कम होगी पानी कम डेंसर होगा। यानी कहीं ना कहीं जब महासागर की लवणता जल की भौतिक विशेषताओं को भी निर्धारित करता है और जल की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं कहीं ना कहीं वहाँ रहने वाले जैविक समुदाय की जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं। यानी जैविक समुदाय को जब महासागरीय जल की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के साथ समायोजन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं समुद्री जीवन पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव दोनों पड़ सकता है। तो आप इससे यह कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि हम महासागर की लवणता के बारे में इसलिए अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इसका संबंध केवल महासागरीय जल की रासायनिक ही नहीं बल्कि भौतिक विशेषताओं के साथ साथ जैविक समुदाय के अस्तित्व से भी है। इसलिए समुद्री बायोम के साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हमें महासागर की लवणता की भी समझ होनी चाहिए। अब यहाँ हमें यह विचार करना है कि क्या महासागर की सतह पर सभी जगह जल की लवणता एक समान है। यदि महासागर की सतह पर सभी जगह जल की लवणता औसत लवणता के बराबर होती तो हम इस निष्कर्ष पर आ जाते कि महासागर की लवणता में स्थानिक विभिन्नता नहीं है, जबकि महासागरीय लवणता का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि लवणता के वितरण में न केवल स्थानिक ही बल्कि ऊर्ध्वाधर स्तर पर भी विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हमें यह विचार करना होगा कि आखिरकार सैलिनिटी को कौन कौन से फैक्टर निर्धारित करते हैं, यानी लवणता के नियंत्रक कौन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सैलिनिटी का यहाँ तात्पर्य लवणता को निर्धारित करने वाले कारकों से है। तो खुद एक कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे कि यदि हमें सैलिनिटी का अध्ययन करना है और सैलिनिटी का अध्ययन जल में घुले हुए लवणों की मात्रा के साथ महासागरीय जल के भार से है, तो कहीं ना कहीं हमें लवणता में होने वाली परिवर्तन या लवणता के वितरण में स्थानिक विभिन्नता का अध्ययन करते समय हमें इन दोनों में से किसी न किसी एक को कांस्टेंट मानना होगा। तो महासागरीय लवणता के वितरण प्रतिरूप के साथ
लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते समय जल में घुले हुए सॉल्ट की मात्रा को, यानी लवणों की मात्रा को कांस्टेंट मान लिया गया। यह कहा गया कि महासागर के जल में, यानी महासागरीय जल में लवणता के वितरण में तो स्थानिक विभिन्नता होती है, कहीं लवणता औसत से अधिक या औसत से कम होता है, लेकिन जो जल में घुले हुए सॉल्ट होते हैं उनका परसेंटेज सभी जगह एक समान होता है। और इसे मानते हुए यह कहा गया कि जो महासागरीय जल के भार हैं वह सैलिनिटी को डिटरमाइन करते हैं। यानी अगर हमें पानी को खारा करना है तो सीधी सी बात है कि जैसे जैसे पानी को हम गर्म करेंगे और पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में जाएगा, तो वाष्प बनकर जब वायुमंडल में जाएगा तो कहीं ना कहीं फ्रेश वाटर का परसेंटेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और ऐसे में सैलिनिटी यानी खारापन बढ़ता जाएगा। यदि हमें पानी के खारापन को कम करना है तो हम फ्रेश वाटर अगर ऐड करने लगेंगे, तो जैसे जैसे हम फ्रेश वाटर ऐड करेंगे तो पानी का खारापन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि अगर वाटर के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो सैलिनिटी कम होगा, वाटर के अमाउंट को घटाएंगे तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं। इतनी बातों को ध्यान में रखकर अगर आप लवणता को निर्धारित करने वाले कारकों पर विचार करेंगे तो बहुत ही सिंपल आप कह सकते हैं वे में इनके फैक्टर को समझ सकते हैं, जिसमें पहला फैक्टर है, अगर हम वाष्पीकरण की बात करें, इवेपोरेशन, तो यदि हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक एक फैक्टर पर विचार कर सकते हैं और ऐसा कह सकते हैं कि इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण का दर अधिक होने पर सैलिनिटी में वृद्धि होगी। इसी प्रकार यदि हम फ्रेश वाटर के एडिशन की बात करें तो उसमें अगर कहें कि वर्षा की मात्रा भी लवणता को निर्धारित करने वाला अगर एक कारक होता है, तो जैसे जैसे वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी सैलिनिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम लैब में किए जाने वाले इस एक्सपेरिमेंट को रियल वर्ल्ड में यानी पृथ्वी की सतह पर देखेंगे तो यह पाएंगे कि अगर प्राकृतिक पर्यावरण में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो साथ साथ में वर्षा भी होती है। तब हम इन दोनों के को ध्यान में रखकर ही यह इस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि कहीं की सैलिनिटी अधिक होगी या कम होगी। यानी जहां वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होगा वहां फ्रेश वाटर के एडिशन से फ्रेश वाटर के इमिशन का रेट, जल के निष्कासन का दर क्या है, अधिक है। तो जितना आप फ्रेश वाटर को ऐड कर रहे हैं, यानी जितनी बारिश के द्वारा समुद्र को स्वच्छ जल की प्राप्ति हो रही है, उससे कहीं अधिक अगर जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाएगा तो नेट लॉस हो गया फ्रेश वाटर का, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, कहीं ना कहीं सैलिनिटी में, जल की लवणता में वृद्धि होगी। यहाँ ध्यान रखिएगा, किताबों का जब आप अध्ययन करेंगे तो हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट जो है अनावश्यक लेंदी किया जाए और आप वहाँ उलझ कर रह जाएं। आप अगर यह जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर वाष्पीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं तो आप चाहें तो इस एक वर्ड को इलाबरेट कर सकते हैं कि यानी यदि आपसे प्रश्न किया जाता है कि आखिरकार वाष्पीकरण का दर कब अधिक होगा, तो आप कह सकते हैं ना कि जब समुद्र की सतह का तापमान अधिक होगा। नंबर 1 कहेंगे क्या केवल समुद्र की सतह का तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाएगी? बोलेंगे नहीं, वायुमंडल क्या होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर वायुमंडल शुष्क होगा वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होगी, क्योंकि वायु के द्वारा जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता अधिक रहेगी वहाँ पर। कहेंगे क्या और भी कोई फैक्टर हो सकता है? तो सीधी सी बात है, जब वायु का तापमान अधिक होगा तो वायु के द्वारा जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, और अगर वहाँ शांत वायुमंडल होगा तो यह प्रक्रिया हो सकता है कुछ समय के बाद वायु क्या हो जाए, संतृप्त हो जाए, और वहीं जैसे वाष्पीकरण हो हवाएं चले और वहाँ के वाष्प को कहीं और लेकर चली जाए, तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण और भी प्रभावशाली हो जाएगा। तो यहाँ क्या आपको समझना है कि जो आपने मौसम विज्ञान के चैप्टर्स को तैयार किया है उसे कहीं ना कहीं प्रिपेयर करने के क्रम में आपने
वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले सभी कारकों को समझ लिया है, इसलिए उसे यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करना है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आप इससे पहले तैयार किए गए टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई कहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होगी, तो सीधी सी बात है जहाँ पर वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होगी, जहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र होगा, क्योंकि जहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र होगा वहीं वायु का आरोहण होगा और वर्षा वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होगी, तभी जाकर वहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होगी। तो वह फैक्टर या वैसे कारक जो वाष्पीकरण के दर या वर्षा की मात्रा को निर्धारित करते हैं, ये मौसम जनित कारक हैं, जिसका अध्ययन आप पहले कर चुके हैं। हाँ, अगर आपसे पूछे कि वाष्पीकरण का दर अधिक होने पर सैलिनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कहेंगे कि यदि वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होगी तो वहाँ की सैलिनिटी में वृद्धि होगी, और वहीं अगर वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण के दर से अधिक होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेश वाटर का एडिशन इमिशन से अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सैलिनिटी क्या हो जाएगी, औसत से कम होगी। अब यहाँ देखिए क्या और भी फैक्टर हैं जो लवणता को निर्धारित करते हैं, तो कहेंगे सीधी सी बात है, लवणता को निर्धारित करने वाले जो अन्य कारक हैं उनमें हीम गलन के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, तो आप कहेंगे क्यों, बर्फ के पिघलने से ही फ्रेश वाटर का एडिशन क्यों होगा, नदियों के द्वारा भी तो स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सकती है। तो इस आधार पर आप ये भी कह सकते हैं कि हीम गलन ही नहीं बल्कि जहाँ नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है वहाँ की भी सैलिनिटी क्या हो सकती है, वहाँ की सैलिनिटी में भी कमी आती है। अब ये ध्यान दीजिए, ये कौन से फैक्टर हैं, ये वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन से संबंधित फैक्टर हैं या जिससे जलमंडल पे प्रभाव पड़ रहा है। तो आप तुरंत अगर साइंस को अप्लाई करेंगे तो कहेंगे कि मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, और अगर कहीं पानी गर्म है और किसी क्षेत्र का पानी ठंडा है तो जहाँ का पानी गर्म होगा वहाँ पे सॉल्ट के घुलने की संभावनाएं क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। इसलिए गर्म पानी में अगर नमक अधिक मात्रा में घुला होगा या उसकी घुलनशीलता अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में वहाँ की सैलिनिटी भी अधिक होनी चाहिए। इस आधार पर ही ये कहा जाता है कि लवणता को निर्धारित करने वाले कारकों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि तापमान जल में सॉल्ट की, लवण की घुलनशीलता को निर्धारित करता है, और इसका इससे यानी जल में लवण की घुलनशीलता का तापमान से सीधा संबंध होता है। इस आधार पे अगर आप कंक्लूड करें तो कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पर तापमान अधिक होगा अगर वहाँ की सैलिनिटी अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में तो विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाने पर पृष्ठीय सतह के औसत तापमान में कमी आती है। यानी महासागर के पृष्ठीय सतह का अगर औसत तापमान कम होता जाएगा तो महासागर की लवणता में भी कमी आनी चाहिए, और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर औसत तापमान में कमी आने के कारण महासागर की लवणता में भी कमी आती है। अगर ऐसा हमें देखने को मिलता तो हम इस निष्कर्ष पर आ सकते थे कि लवणता को निर्धारित करने वाले कारकों में केवल तापमान ही एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन जब लवणता के वितरण प्रतिरूप का अध्ययन किया गया तो यह देखा गया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी नहीं आती है, बल्कि पहले लवणता में वृद्धि होती है फिर कमी आती है। तब यह सोचना पड़ा, यह विचार करना पड़ा कि तापमान के अतिरिक्त अन्य वो कौन कौन से कारक हैं जो लवणता को निर्धारित करते हैं, और इस आधार पर कहा गया कि जहाँ पर वाष्पीकरण वर्षा की मात्रा से अधिक होगा वहाँ पर सैलिनिटी बढ़ सकती है, जहाँ वर्षा वाष्पीकरण के दर से अधिक होगी वहाँ की सैलिनिटी कहीं ना कहीं कम हो सकती है, जहाँ बर्फ़ पिघलेगा वहाँ फ्रेश वाटर के एडिशन से सैलिनिटी में कमी आ जाएगी,
और जहाँ बर्फ़ जमेगा हो सकता है फ्रेश वाटर बर्फ़ में परिवर्तित होगा, तो वहाँ फ्रेश वाटर का वॉल्यूम कम होगा तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ भी सकती है। और वहीं जहाँ नदियों का मुहाना होगा, अगर वहाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी तो सैलिनिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इसी आधार पर यह भी कहा गया कि जहाँ पर हवाएं चलेंगी और यदि तापमान का लवणता से संबंध होता है तो अपतट पवन से प्रभावित क्षेत्र में भी तो जल की सतह के तापमान में कमी आएगी, तो वहाँ की लवणता क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इसी प्रकार जहाँ अनुतट पवन का प्रभाव रहेगा वहाँ पर जल की सतह के तापमान में वृद्धि होने पर सैलिनिटी में वृद्धि हो सकती है। तो इस आधार पर फैक्टर्स में कहीं ना कहीं प्रचलित पवन यानी प्रचलित पवनों के साथ समुद्री जलधाराओं को भी लवणता के नियंत्रक के रूप में देखा गया, क्योंकि प्रचलित पवनों और समुद्री जलधाराओं के कारण तापमान में परिवर्तन होता है। तो देखिए, अब तक के डिस्कशन को अगर यदि आप कंक्लूड करेंगे तो कुछ ऐसे कह सकते हैं कि महासागर की लवणता का संबंध केवल महासागर में घुले हुए सॉल्ट की मात्रा से ना होकर सॉल्ट की मात्रा और महासागरीय जल के भार के अनुपात से है, जिसे ग्राम प्रति 1000 ग्राम में कह सकते हैं परिकलित किया जाता है या ग्राम प्रति 1000 ग्राम में इसकी गणना की जाती है। और महासागर की औसत लवणता 35.1 होता है, जिससे के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम महासागर के जल में लगभग 35.1 ग्राम सॉल्ट घुला होना चाहिए। यदि महासागर की लवणता सभी जगह औसत लवणता के बराबर होती तो लवणता के वितरण में स्थानिक विभिन्नता नहीं होती, जबकि लवणता के वितरण में स्थानिक विभिन्नता देखने को मिलती है। और लवणता के वितरण में स्थानिक विभिन्नता का अध्ययन करते समय यह मान लिया जाता है कि महासागर में जो सॉल्ट घुले हुए हैं उनका अमाउंट जो है, उनकी मात्रा नियत है, कांस्टेंट है। और इसे मानते हुए लवणता को निर्धारित करने वाले कारकों पर विचार किया जाता है। लवणता को निर्धारित करने वाले कारकों में तापमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि महासागर में जो जल की घुलनशीलता यानी जल में सॉल्ट की जो घुलनशीलता होती है उसका तापमान से सीधा संबंध होता है। लेकिन यदि तापमान महासागर की लवणता को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता तो विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर महासागर के पृष्ठीय सतह पर तापमान में कमी आने के साथ औसत लवणता में भी कमी आती, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तापमान के अतिरिक्त अन्य कारक भी लवणता को निर्धारित करते हैं। और अन्य कारकों में जहाँ बारिश अधिक होगी यानी फ्रेश वाटर का जहाँ एडिशन अधिक होगा वहाँ की सैलिनिटी कम हो जाएगी। जहाँ फ्रेश वाटर का एडिशन की अपेक्षा इमिशन अधिक होगा वहाँ की सैलिनिटी बढ़ जाएगी। और इसी आधार पर वाष्पीकरण, वर्षा की मात्रा, हिमगलन, नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, प्रचलित पवन और समुद्री जलधाराओं के प्रभाव को लवणता के कारण जो लवणता में परिवर्तन होता है उसलिए इन्हें लवणता के नियंत्रक के रूप में देखा गया। तो अब हम यह विचार करते हैं कि आखिरकार महासागर की सतह पर लवणता के क्षैतिज वितरण में स्थानिक विभिन्नता क्यों है। और क्षैतिज वितरण में स्थानिक विभिन्नता का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता का मंडलीय वितरण किस प्रकार का है। तो जो डिस्कशन का मेन टॉपिक है वह है लवणता का मंडलीय वितरण। जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, मंडलीय कहें या अक्षांशीय वितरण, क्योंकि आप ये पहले से जानते हैं दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को जोन या कटिबंध कहते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 बाय 1 हम एक एक जोन को समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लवणता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और क्यों होता है। एक प्रकार से आप यहाँ मौसम विज्ञान को फिर से रिवाइज ही करेंगे। आप देखिए कैसे रिवाइज करना है कि यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापमान कम होगा या अधिक होगा, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि तापमान
औसत से अधिक होता है, यानी यह औसत से अधिक तापमान वाला क्षेत्र है। औसत से अधिक तापमान के साथ साथ यहाँ तापमान के अधिक होने के कारण ही संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु सतह से ऊपर की ओर जाती है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब का विकास होता है। तो जहाँ एक तरफ औसत से अधिक तापमान होने के कारण निम्न वायुदाब का विकास होता है, वहीं औसत से अधिक तापमान होने के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र की वायुमंडलीय आर्द्रता औसत से अधिक होती है। यानी विषुवत रेखीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आर्द्रता यानी जलवाष्प की मात्रा अन्य किसी भी क्षेत्र से अधिक होती है। और आप यह जानते हैं कि निम्न वायुदाब के केंद्र में वायु का आरोहण होने के कारण वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनी रहती है। इसलिए निम्न वायुदाब के इस केंद्र में अगर वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति होती है तो एक तरफ विषुवत रेखीय क्षेत्र में न केवल वर्ष भर वर्षा होती है, बल्कि वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होने के कारण औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां अन्य किसी भी क्षेत्र से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसके आधार पर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण ही सैलिनिटी औसत से कम होती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि यह स्पष्ट हो चुका है कि महासागर की औसत लवणता 35.1 होती है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में सैलिनिटी जो है औसत से कम 34 से 35 तक होती है। अब यहाँ समझिए कि यदि आपसे यह प्रश्न किया जाए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में औसत से कम लवणता होने का मुख्य कारण क्या है, तो एक जवाब अगर मांगा जाए तो कहेंगे औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होना। ये फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी यानी पहला विकल्प होगा। यदि आपको इसके अलावा किसी और विकल्प को सिलेक्ट करने की बात की जाए तो कहेंगे कि औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडलीय आर्द्रता का यहाँ औसत से अधिक होना। इसके अलावा आपको तीसरा ऑप्शन मांगा जाए तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर औसत से अधिक मात्रा में जो वर्षा होती है और वर्ष भर होती है उसका मुख्य कारण क्या है, निम्न वायुदाब का विकास होना। और चौथे कारण के रूप में आप क्या कह सकते हैं कि अगर तापमान अधिक नहीं होता तो यहाँ लो प्रेशर नहीं बनता, और लो प्रेशर नहीं बनता और साथ में यहाँ वायुमंडलीय आर्द्रता भी अधिक नहीं होती, तो रूट कॉज क्या है इस क्षेत्र में, तापमान का औसत से अधिक होना। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या है, वर्षा का औसत से अधिक मात्रा में होना इस क्षेत्र में औसत से कम लवणता होने का मुख्य कारण है। अब देखिए, हमेशा हम इमीडिएट कॉज को देखते हैं, उसके बाद इमीडिएट कॉज में देखते हैं कि उस इमीडिएट कॉज के साथ डायरेक्ट लिंक किसका है, फिर हम इनडायरेक्ट कॉज की तरफ जाते हैं कि उनको प्रभावित करने वाले अन्य कारक कौन से हैं। तो अब देखिए, अगर हम विषुवत रेखीय क्षेत्र से किधर पहुँचे, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तो देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तापमान अधिक होगा या कम होगा। तो अगर ऐसा प्रश्न कोई आपसे करे तो यहाँ यह भी आपके लिए समझना आवश्यक है या जानना आवश्यक है कि किसकी तुलना में तापमान अधिक या कम होगा। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से करें तो विषुवत रेखीय क्षेत्र की तुलना में तो हो सकता है तापमान किसी खास समय कम हो और गर्मी के समय अधिक भी हो जाए, और मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में की तुलना में यहाँ अधिक होगा। लेकिन अगर आप भारत में रहने वाले हैं और भारत सब ट्रॉपिकल जोन में है और यहाँ आप महसूस करते हैं कि अधिकांश समय तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है, तो इसलिए कह सकते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहीं ना कहीं विश्व के अधिक तापमान वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
इसलिए इस क्षेत्र का भी तापमान अधिक होना चाहिए। अब सोचिए, तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण का दर इस क्षेत्र में अधिक होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, तापमान अधिक होने के कारण जहां वाष्पीकरण का दर उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक होता है, वहीं आप ये भी जानते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास होगा या निम्न वायुदाब का। तो मौसम विज्ञान का अध्ययन करते समय आपने ये समझा था कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापीय जनित दाब कटिबंध का विकास नहीं होता है, बल्कि इस क्षेत्र में पृथ्वी की घूर्णन के द्वारा उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से वायु का अवरोहण होता है। इसलिए इस क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास होता है, और जहां उच्च वायुदाब का विकास होगा वहां वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, और वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति होने के कारण ही इस क्षेत्र में जहां एक तरफ वाष्पीकरण अधिक प्रभावशाली होता है, वहीं दूसरी तरफ वर्षा कम मात्रा में होती है। इसलिए कह सकते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होने के कारण महासागर की लवणता औसत से अधिक हो जाती है। इसलिए यह महासागर का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की सैलिनिटी औसत से अधिक होती है, यानी 36 से 37 तक होती है। ये ध्यान रखना है कि 36 से 37 तक यानी औसत से अधिक सैलिनिटी होने का अगर आपसे एक कारण पूछा जाए तो नंबर 1 पे होगा वाष्पीकरण का दर अधिक होना, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया का प्रभावशाली होना। 2 कारण पूछा जाए तो वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होना। 3 कारण पूछा जाए तो वाष्पीकरण के दर के अधिक होने का कारण तापमान का अधिक होना, ये इसके पीछे का कारण है। और 4 कारण पूछा जाए तो वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति के होने का कारण उच्च वायुदाब का विकास है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे यह प्रश्न किया जाए कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में औसत से अधिक लवणता होने का कारण, तो कहेंगे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वाष्पीकरण का दर अधिक होने के कारण ही महासागर की लवणता औसत से अधिक होती है। अब ध्यान दीजिए, यदि हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे और उपध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो आप पहले से जानते हैं कि उपध्रुवीय क्षेत्र में तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण का दर कम होगा। साथ में आप यह भी जानते हैं कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है के साथ अगर आप उपध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो उपध्रुवीय क्षेत्र में भी तापीय जनित वायुदाब कटिबंध का विकास नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी की घूर्णन के साथ यहाँ वायु का अभिसरण के बाद आरोहण होने के कारण निम्न वायुदाब का विकास होता है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ निम्न वायुदाब का विकास होने के कारण वाताग्रीय चक्रवात के द्वारा औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो अब आप यहाँ समझिएगा कि वाताग्रीय चक्रवात के द्वारा औसत से अधिक मात्रा में अगर वर्षा होती है तो अब समझने का यहाँ प्रयास कीजिएगा। एक तो यहाँ पर बारिश भी अधिक मात्रा में होती है जिससे सैलिनिटी कम होनी चाहिए, और वाष्पीकरण का दर यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कम प्रभावशाली होने के कारण जो सैलिनिटी में वृद्धि होनी चाहिए वो सैलिनिटी में वृद्धि होने के बजाय ये सैलिनिटी के कम होने का एक कारण बन जाएगा। और साथ में सोचिए, अगर जल की सतह का तापमान कम होगा तो यहाँ पर सॉल्ट की घुलनशीलता की संभावनाएं भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि महासागर में
सॉल्ट की घुलनशीलता का तापमान से सीधा संबंध होता है। तो यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि इस क्षेत्र की सैलिनिटी औसत से अधिक होगी या कम होगी, तो सीधी सी बात है, इस क्षेत्र की सैलिनिटी जो है वह औसत से कम होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होगी या कम होगी। तो अब विषुवत रेखीय क्षेत्र से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो यह पाएंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, लेकिन साथ में वहाँ जल की सतह का तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी होती है। और यहाँ की तुलना में विषुवत रेखीय क्षेत्र में वाष्पीकरण का दर अधिक होता है और जल का तापमान अधिक होने के कारण वहाँ कहीं ना कहीं वाटर में सॉल्ट की घुलनशीलता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ की सैलिनिटी विषुवत रेखीय क्षेत्र की अपेक्षा कम होती है, यानी 33 से 34 तक होती है। अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्र में अगर महासागर की औसत लवणता 34 से 35 होती है, तो यहाँ पर 33 से 34 होती है। अब समझिए, अगर आपसे कहा जाए उपध्रुवीय क्षेत्र में औसत से कम लवणता होने का एक कारण, तो क्या जवाब देंगे? वर्षा का अधिक मात्रा में होना। दो कारण, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया का कम प्रभावशाली होना। तीन कारण, तो इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब का विकास होना है, क्योंकि अगर निम्न वायुदाब का विकास नहीं होता तो वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति नहीं बनी रहती। और चार कारण, तो तापमान का कम होना। यदि तापमान कम नहीं होता तो यहाँ वाष्पीकरण का दर प्रभावशाली, यानी वाष्पीकरण का दर कम नहीं होता। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उपध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ वाताग्रीय वर्षा अधिक मात्रा में होती है, वहीं जल की सतह का तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण का दर भी कम होता है, जो इस क्षेत्र में जल की लवणता के औसत से कम होने का कारण है। अब यहाँ से अगर हम ध्रुवीय क्षेत्र में पहुँचते हैं, उच्च अक्षांशीय प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश में, तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्र या ध्रुवीय प्रदेश में अत्यंत कम तापमान होने के कारण वाष्पीकरण का दर नगण्य होता है। और वहीं इस क्षेत्र में अत्यंत कम तापमान होने के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है। साथ में ध्रुवीय क्षेत्र में हिम गलन के द्वारा फ्रेश वाटर का एडिशन, यानी स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। तो अब यहाँ समझिए कि ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ अत्यंत कम तापमान होने के कारण वाष्पीकरण का दर नगण्य होने से सैलिनिटी के बढ़ने की संभावनाएं क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वहीं बर्फ़ के पिघलने के कारण जो फ्रेश वाटर का एडिशन होता है, वहाँ सैलिनिटी और भी कम हो जाती है। तो यहाँ सैलिनिटी के कम होने के तीन कारण हो गए: बर्फ़ के पिघलने के कारण फ्रेश वाटर का एडिशन, और वाष्पीकरण का दर नगण्य होने के साथ अत्यंत कम तापमान का होना। इसलिए यहाँ आप कह सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में सैलिनिटी अत्यंत कम, यानी औसत से सबसे कम होती है, और इस क्षेत्र में सैलिनिटी 32 से 33 तक होती है, जिसका मुख्य कारण हिम गलन के द्वारा फ्रेश वाटर का एडिशन। तो यदि आपको यह क्लियर हो गया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में पहले वृद्धि फिर कमी आती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में जहाँ जल की सतह का तापमान अधिक होता है, लेकिन फिर भी वर्षा औसत से अधिक मात्रा में होने के कारण सैलिनिटी औसत से कम होती है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ पर तापमान अधिक होने के साथ वाष्पीकरण का दर ही केवल अधिक नहीं होता है, बल्कि उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है, जिससे वहाँ की सैलिनिटी औसत से अधिक हो जाती है। और उपध्रुवीय क्षेत्र में तापमान के कम होने के कारण
केवल वाष्पीकरण का दर नगण्य नहीं होता है या कम नहीं होता है, बल्कि निम्न वायुदाब का विकास होने के कारण वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनी रहती है और वाताग्रीय वर्षा होती है जो अधिक से अधिक मात्रा में होती है, जो सैलिनिटी के कम होने का कारण है। और ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ पहले से ही तापमान कम होने के कारण वाष्पीकरण का दर नगण्य होता है, वहाँ बर्फ के पिघलने से सैलिनिटी और भी कम हो जाती है। तो ये था सैलिनिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर की जगह लवणता का मंडलीय वितरण। लेकिन जब आप लवणता के मंडलीय वितरण का अध्ययन कर रहे हैं तो यह देख रहे हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो मेन फैक्टर है वो औसत से अधिक मात्रा में वर्षा का होना। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सैलिनिटी के अधिक होने के लिए जो मेन फैक्टर है वो वाष्पीकरण का अधिक प्रभावशाली होना, और उपध्रुवीय क्षेत्र में सैलिनिटी के अधिक होने के लिए जो मेन फैक्टर है वो वर्षा का अधिक होना और साथ में वाष्पीकरण का कम होना। और ध्रुवीय क्षेत्र में जो मेन फैक्टर है वो हिम गलन के द्वारा फ्रेश वाटर का एडिशन। तो आप प्रभाव को देखकर भी कारण को खोज सकते हैं। अब इसे ही अगर आप इस ग्राफ के द्वारा समझें तो ध्यान दीजिए, यदि आप 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की ओर जाएं, साउथ पोल में, या 90 डिग्री नॉर्थ की ओर यानी उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह जो आपको रीजन दिखाया जा रहा है, ये लाइन जो है ये वर्षा की मात्रा से संबंधित ग्राफ की बात की जा रही है, और यहाँ पर जो ग्राफ में दूसरा लाइन है इसका संबंध वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। तो आप समझिए कि जो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण के दर से, वर्षा की मात्रा वाष्पीकरण के दर से क्या है, अधिक है, जिसके कारण ही यहाँ की सैलिनिटी औसत से कम होती है। जैसे आप उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर आएंगे, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक है, इसलिए इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इवेपोरेशन का वर्षा की मात्रा से अधिक होने के कारण ही सैलिनिटी यहाँ पर क्या होगी, औसत से अधिक है। फिर अगर इस क्षेत्र में आएंगे तो अब देखिए, तापमान के कम होने से जहाँ वाष्पीकरण का दर कम होता जाता है पोल की ओर जाने पर, वहीं वाष्पीकरण का दर कम होने के कारण यहाँ पर वर्षा तो हो रही है, तो जब उपध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है, वाष्पीकरण भी कम है, इसलिए यहाँ की सैलिनिटी कम हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, जैसे जैसे तापमान में कमी आ रही है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा में भी कमी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तापमान कम है उससे वाष्पीकरण का दर और भी कम होता जा रहा है, जिससे इस जोन में भी वर्षा जो है वाष्पीकरण के दर से अधिक होती है। तो यह जो ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा का वाष्पीकरण के दर से या वाष्पीकरण से अधिक मात्रा में होने के कारण सैलिनिटी कम होती है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होने के कारण सैलिनिटी बढ़ जाती है, जबकि उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्र में वर्षा जो है की मात्रा वाष्पीकरण के दर से अधिक होती है, जो कि सैलिनिटी के कम होने का कारण है। तो देखिए, ग्राफ की सहायता से भी आप समझ सकते हैं। बेसिकली क्या है कि एक ही टॉपिक को आप अलग अलग ढंग से न केवल रिवाइज कर सकते हैं और बल्कि अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब आप किताबों का अध्ययन करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेज बहुत अधिक रहेंगे, क्योंकि उस ज्योग्राफी में क्या होता है, भूगोल में मैप्स भी बने होते हैं, ग्राफ भी बने होते हैं, डायग्राम्स भी बने होते हैं, दुनिया भर के डेटाज दिए रहते हैं, एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं, लेकिन कंटेंट कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो उसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करके किताबों में लिखी गई बातों को आसानी से समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पढ़ने की बजाय देखने का अभ्यास अधिक करना है, क्योंकि जैसा पहले भी मैंने बताया कि भूगोल ऑब्जर्वेशन साइंस है, ऑब्जर्व कीजिए और जो आपके पास साइंस है, कॉन्सेप्ट है, उसको अप्लाई कर दीजिए। तो वो अप्लाई करके आप इस आंसर पे आ गए कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर पहले सैलिनिटी में वृद्धि होती है, फिर उसके बाद कमी आती है। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो यह विचार करते हैं कि लवणता के मंडलीय वितरण के साथ
लवणता के प्रादेशिक या देशांतरीय वितरण में स्पेशियल वेरिएशन या स्थानिक विभिन्नता के कारण क्या है, या स्थानिक विभिन्नता के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो यहाँ समझिएगा कि सबसे पहले यदि हम प्रचलित पवनों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में पहले से ही आप जानते हैं कि अपतट पवन से प्रभावित महासागर में अपवेलिंग होगा या डाउनवेलिंग। तो क्या जवाब देंगे कि अपवेलिंग की प्रक्रिया होगी। अपवेलिंग के कारण तापमान में कमी आएगी या वृद्धि। तो क्या जवाब होगा, तापमान में कमी आएगी। और जब तापमान में कमी आएगी तो सैलिनिटी भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस प्रकार आप क्या कह सकते हैं कि महासागर के जिस क्षेत्र में अपतट पवन के प्रभाव के कारण अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है वहाँ तापमान के कम होने के कारण सैलिनिटी भी कम हो जाती है। बोलेंगे किसकी तुलना में, तो अनुतट पवन से प्रभावित क्षेत्र की तुलना में, क्योंकि अनुतट पवन से प्रभावित क्षेत्र में डाउनवेलिंग की प्रक्रिया होती है और डाउनवेलिंग की प्रक्रिया के कारण तापमान में वृद्धि होने पर सैलिनिटी में वृद्धि होती है। अब सोचिए, ऑलरेडी जो आपने महासागर में तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया है, उसके आधार पर आप आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां अपतट पवन का प्रभाव होगा वहां का तापमान कम होने से सैलिनिटी अनुतट पवन से प्रभावित महासागर की अपेक्षा कम हो जाएगी। और इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भाग में अपतट सन्मार्गी या व्यापारिक पवन का प्रभाव होने के कारण पश्चिमी भाग की अपेक्षा सैलिनिटी कम होती है, क्योंकि पश्चिमी भाग में अनुतट पवन का प्रभाव होता है। इसी प्रकार पछुआ पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भाग में अनुतट पछुआ पवन का प्रभाव होने के कारण जहाँ पर जल की सतह का तापमान अधिक होने से सैलिनिटी बढ़ जाती है, वहीं पर पछुआ पवन से प्रभावित महासागर के पश्चिमी भाग में कहीं ना कहीं सैलिनिटी क्या होती है, तो कहेंगे पश्चिमी भाग में अपतट पछुआ पवन का प्रभाव होने के कारण सैलिनिटी कम हो जाती है। तो देखिए आसानी से आप इस फैक्टर को रिलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अदर फैक्टर की बात करें तो कह सकते हैं कि जहां नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है वहां की सैलिनिटी में कमी आती है। अब समझिए कि जहां नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी वहां सॉल्ट की अपेक्षा फ्रेश वाटर का एडिशन होने के कारण सैलिनिटी औसत से कम हो जाती है। आप कहेंगे अच्छा, इस कारण से अगर आपको एक बार मैप की समझ होगी और आप ये जानते रहेंगे कि विश्व के कौन से क्षेत्र में कौन सी नदियों का अपवाह होता है और उनका मुहाना किस खाड़ी या सागर में है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, अगर इन दोनों की तुलना करें तो बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कई नदियों के द्वारा स्वच्छ जल का निकास होता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी की सैलिनिटी अरब सागर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे कि अगर आप कैस्पियन सागर जाते हैं तो कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में वोल्गा के साथ यूराल नदी, दो नदियों का निकास होता है, जिस कारण उत्तरी भाग की सैलिनिटी दक्षिणी भाग की अपेक्षा कम हो जाती है। काला सागर जाएंगे तो काला सागर में कई नदियों का निकास होता है। अगर वहाँ देखें तो काला सागर के साथ ही अजोब सागर है जहाँ डॉन नदी का निकास होता है। इसके अलावा काला सागर में नीपर, निस्टर, दान्यूब इन सभी नदियों का निकास होने के कारण वहाँ की सैलिनिटी औसत से कम हो जाती है। अब ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं अगर आपको ऐसे फैक्ट से
आपको अवगत कराना शुरू कर दूं तो तथ्यों का अंबार आपके सामने आ जाएगा और इससे कुछ होगा नहीं। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरे पास कितना इन्फॉर्मेशन है और आप इस इन्फॉर्मेशन की माया जाल में उलझ कर रह जाएंगे। उसकी जगह पर यदि आप यह ध्यान में रखें कि आप मैप के लेवल पर कितना तैयार हैं, यदि मैप के लेवल पर तैयार हैं तो मेरी ये सारी बातें जो हैं अगर आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका एक प्रकार से रिवीजन हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ विस्तृत रेखीय चित्र से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में पहले वृद्धि और फिर कमी आती है, वहीं पर सेम जोन यानी समान अक्षांशीय प्रदेश में महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग की लवणता एक समान नहीं होती है। तो अगर प्रश्न किया जाए कि महासागर के पूर्वी भाग की लवणता पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक होगी या कम होगी, तो आप कहेंगे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि कौन से पवन से प्रभावित महासागर की बात की जा रही है। अगर व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर की बात की जा रही है तो पूर्वी भाग की लवणता पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम होगी, लेकिन वही पछुआ पवन से प्रभावित महासागर की बात होगी तो वहाँ की लवणता यानी पूर्वी भाग की लवणता पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक होगी। साथ में जहाँ पर महासागर के अंतर्गत वह क्षेत्र जहाँ नदियों के द्वारा स्वच्छ जल का निकास होता है वहाँ पर सैलिनिटी कम होगी, लेकिन साथ में हमें यह भी देखना होगा कि उस जगह पर वाष्पीकरण का दर या अन्य फैक्टर कितने प्रभावशाली है। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जहाँ जिस झील से नदियाँ निकलती हैं वहाँ से फ्रेश वाटर का एडिशन होने के बजाय इमिशन होता है। तो जहाँ से नदियाँ निकलती हैं वहाँ की सैलिनिटी में कमी होने की बजाय वृद्धि हो सकती है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखकर आपको चलना है। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप चाहें तो एक चार्ट बना सकते हैं और इस प्रकार से आप कह सकते हैं लवणता का प्रादेशिक वितरण में कि लवणता का अगर प्रादेशिक वितरण की बात करें तो इसे तीन प्रकार से आप समझ सकते हैं या इसे मैप की सहायता से भी दिखा सकते हैं। एक तो औसत से, अधिक लवणता वाले क्षेत्र, दूसरा औसत लवणता वाले क्षेत्र, और तीसरा औसत से कम लवणता वाले क्षेत्र। तो ये एक औसत जो एवरेज वैल्यू है, इसे मान लिया आपने ए इंडिकेट कर दिया आउटलाइन मैप में, इसे ए प्लस कह दिया और इसे ए माइनस कह दिया, एवरेज से कम। सैलिनिटी के वैल्यू को याद नहीं करना है बल्कि हमें उसे तीन कैटेगरी में बांट करके मैप में आप इंडिकेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि ऐसा मैप में अगर आप जानते रहेंगे कि लेक वॉन गोलू जो कि टर्की का एक झील है, उसकी सैलिनिटी बहुत अधिक होती है। उसी प्रकार डेड सी, इसी प्रकार यदि आप पर्शियन गल्फ, जिसे आज के समय द गल्फ भी कहते हैं, फारस की खाड़ी को, द गल्फ के साथ रेड सी, रेड सी के साथ भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, इन सभी का की सैलिनिटी औसत से अधिक होती है। अब सोचिए अगर ऐसे आपने लिस्ट बना लिया, ऐसे ही आप एवरेज से औसत लवणता वाले क्षेत्र की लिस्ट बना लिए, औसत से कम को, और लिस्ट को क्या किया मैप में केवल इंडिकेट कर दिए, तो आपके पास ये स्पष्ट इसका जवाब होगा कि जैसे आप लोकेशन देखेंगे तो वॉन, लेक वॉन, डेड सी, गल्फ, रेड सी, ये सभी क्या हैं, सब ट्रॉपिकल जोन में हैं, जहाँ पहले से ही औसत से अधिक लवणता होती है। और अगर ये स्थल खंड से घिरे हुए जलीय भाग हैं तो यहाँ की जल की सतह का तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण का दर खुले महासागर की अपेक्षा अधिक होगा। और साथ साथ में अगर यहाँ पर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं होगी, अगर ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नदी सदाबहानी नदियाँ या मुख्य नदियों का निकास नहीं होता होगा तो सैलिनिटी और भी बढ़ जाती होगी। तो ध्यान में क्या रखना है कि वो सारे फैक्टर जो कि सैलिनिटी को निर्धारित करते हैं उसे यहाँ पर अगर हम आधार बनाकर सोचेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये था एक तरीका जिसके लिए आपको दो तरह के सोर्स का यूज करना पड़ेगा। एक तो आपके नोट्स में फैक्ट्स मिल जाएंगे
वहाँ से इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, और दूसरा वर्ल्ड मैप लेना है, और वर्ल्ड मैप यानी वर्ल्ड मैप में आउटलाइन मैप, उसमें क्या करना है, फैक्ट्स को मार्क कर लेना है। अभी आगे मैं आपको इसका तरीका बता दूंगा। तो अभी तक के डिस्कशन से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि लवणता को निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण महासागर की सतह पर लवणता के वितरण में केवल अक्षांशीय विभिन्नता ही नहीं है, बल्कि प्रादेशिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। अब यह भी समझना है कि लवणता महासागर की सतह से नीतल की ओर जाने पर लवणता में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो जो डिस्कशन का टॉपिक है वह है लवणता का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऊर्ध्वाधर वितरण। इस टॉपिक पर आने के पहले एक बार आप लास्ट क्लास में डिस्कस किए गए टॉपिक को रिकॉल कर सकते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको यह क्लियर किया था कि जब आप महासागर की सतह से नीतल की ओर जाने पर तापमान में परिवर्तन होता है, और जहाँ महासागर की सतह का तापमान औसत से अधिक होता है वहाँ पर पृष्ठीय सतह से अंदर की परतों में जाने पर तापमान में तेज़ी से कमी आती है। जहाँ महासागर की सतह का तापमान औसत तापमान के बराबर होता है वहाँ पर पृष्ठीय सतह से अंदर की परतों में जाने पर तापमान में नगण्य दर से कमी आती है, और जहाँ महासागर की सतह का तापमान औसत से कम होता है वहाँ पर तापमान में कमी आने की बजाय वृद्धि होती है। साथ में आपने यह भी देखा था कि सतह से लगभग 500 मीटर की गहराई तक तापमान में सभी जगह वृद्धि होती है, और 500 मीटर से लगभग 1000 मीटर की गहराई तक तापमान में कहीं कमी आती है, तो उच्च अक्षांशीय प्रदेश में तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। और 1000 मीटर के बाद अधिक गहराई में जाने पर, नीतल की ओर जाने पर तापमान में परिवर्तन का दर नगण्य होता है। चूँकि तापमान और लवणता में घनिष्ठ संबंध होता है, तापमान ही सॉल्ट की घुलनशीलता को निर्धारित करता है, इसलिए हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी आधार बना सकते हैं। यानी लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण का अध्ययन करते समय यह माना गया कि नीतल के समीप सभी जगह, नीतल के समीप जो है सभी जगह लवणता औसत लवणता के बराबर होती है। और ऐसे जैसे वो ग्राफ दिया गया है तो आप कुछ इस प्रकार से अपने कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर सैलिनिटी को इंडिकेट कर रहे हैं तो इंडिकेट करते समय सपोज कीजिए 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ऐसे आप एक्स एक्सिस पर सैलिनिटी दिखा दीजिएगा, और साथ में यहाँ आप डेप्थ में वाई एक्सिस पर 500 मीटर, 1000 मीटर तक की गहराई को दिखा सकते हैं। और उसके बाद टेम्परेचर वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना है कि नीतल के समीप अगर सभी जगह महासागर की लवणता औसत लवणता के बराबर होती है तो महासागर की सतह पर सभी जगह लवणता एक समान नहीं होती है। कहीं महासागर की सतह की लवणता औसत से अधिक होती है, तो कहीं औसत से कम होती है, तो कहीं औसत के बराबर होती है। तो अब इस आधार पर अगर आप चले तो जहाँ पर महासागर की लवणता औसत के बराबर होती है, यानी 34-35 के बीच में होती है, वहाँ सतह से लगभग 500 मीटर की गहराई तक जाने पर फिर भी लवणता में वृद्धि होती है। और उसके बाद पृष्ठीय सतह से अंदर की ओर जाने पर लवणता में नगण्य दर से, यानी अगर 34 से 35 है और होनी कितनी चाहिए 35, तो पृष्ठीय सतह से अंदर की परतों में जाने पर लवणता में नगण्य दर से कमी आती है, और अंततः 1000 मीटर के बाद लवणता में परिवर्तन का दर क्या हो जाता है, नगण्य होता है। जहाँ पर लवणता औसत से अधिक होती है, तो अगर 36 से 37 के बीच में है, वहाँ पहले लवणता में वृद्धि होती है, जैसे यहाँ 1 पॉइंट बढ़ गया, और फिर उसके बाद लवणता में तेज़ी से कमी आती है। तो इमेजिन कीजिए अगर यहाँ सैलिनिटी 38 तक हो गया
और यहाँ पर आने पर 35 हो गया, तो 3 पॉइंट सैलिनिटी क्या हो गया, कम हुआ। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट अगर सैलिनिटी में कमी आ रही है तो इसकी अपेक्षा यहाँ लवणता में कमी का दर क्या हो गया, अधिक है। और जहाँ सैलिनिटी औसत से अत्यंत कम होती है, 32 से 33 तक होती है, वहाँ गहराई में जाने पर 500 मीटर के बाद भी सैलिनिटी में वृद्धि होती जाती है। तो सोचिए औसत से अधिक लवणता वाला क्षेत्र कौन सा होगा, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। औसत लवणता वाले क्षेत्र कौन से हो गए, विषुवत रेखीय क्षेत्र। और औसत से कम लवणता वाले क्षेत्र कौन से होंगे, उच्च अक्षांशीय प्रदेश। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पृष्ठीय सतह से अंदर की परतों में जाने पर लवणता में तेजी से कमी आती है, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में लवणता में कमी का दर नगण्य होता है, और उच्च अक्षांशीय अर्थात ध्रुवीय प्रदेश में लवणता में कमी होने की बजाय वृद्धि होती है। अब सोचिए, लेकिन सभी अक्षांशीय प्रदेश में सतह से लगभग 500 मीटर की गहराई तक लवणता अधिक होती है, यानी लवणता में वृद्धि होती है। 500 मीटर से लगभग 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में परिवर्तन का दर एक समान नहीं होता है, और 1000 मीटर से अधिक गहराई में जाने पर लवणता में नगण्य दर से कमी आती है या परिवर्तन का दर नगण्य होता है। अब इसी ग्राफ को आप यहाँ पर भी देख कर रिवाइज कर सकते हैं। यह ग्राफ मैं इसलिए ड्रॉ किया कि जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि आप किस प्रकार से कॉपी में ग्राफ को ड्रॉ करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपके कॉपी में अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया तो किताबों में जो ग्राफ बने रहते हैं उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर औसत से अधिक लवणता वाले क्षेत्र यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सतह से अंदर की ओर जाने पर लवणता में यहाँ तक लवणता में एक प्रकार से लवणता अधिक है, लेकिन 500 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक जाने पर लवणता में तेज़ी से कमी आ रही है, और उसके बाद 1000 मीटर के बाद लवणता में परिवर्तन का दर नगण्य है। वहीं देखिए अगर आपसे कहा जाए कि लो से हम हाई की तरफ जा रहे हैं, जहाँ लवणता औसत के बराबर है, जो विषुवत रेखीय क्षेत्र होगा वहाँ पर लवणता में कमी का दर इसकी तुलना में क्या है, कम है, नगण्य दर से कमी आ रही। और जहाँ लवणता औसत से कम है वहाँ लवणता में कमी होने की बजाय वृद्धि हो रही है। यानी जब ध्रुवीय प्रदेश में जाइएगा तो ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र की बात है और ध्रुवीय प्रदेश की, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको विलोमता की स्थिति देखने को मिलेगी। अब ध्यान दीजिए, इससे क्या कह सकते हैं कि महासागर की सतह से नीतल तक जाने पर लवणता में होने वाले परिवर्तन के कारण 3 परतों का विकास होता है। ऊपर की परत की लवणता अधिक होती है, नीचे की परतों की लवणता अत्यंत कम यानी औसत से कम होती है, और इन दोनों अधिक और कम लवणता वाले परतों को अलग करने वाले ट्रांजिशन जोन को, संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कहेंगे हैलोक्लाइन। जैसे अधिक तापमान और कम तापमान वाले क्षेत्र को अलग करने वाले संक्रमण परत को थर्मोक्लाइन कहते थे, वैसे यहाँ पर इसे हैलोक्लाइन कहते हैं। यानी हैलोक्लाइन में अपवाद सिर्फ कौन सा है, तो हैलोक्लाइन में उच्च अक्षांशीय प्रदेश में लवणता में कमी होने की बजाय वृद्धि होती है, जबकि अन्य क्षेत्र में लवणता में लगभग 500 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक कमी आती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से महासागर की सतह से गहराई में जाने पर लवणता में परिवर्तन होता है। आपने यह भी समझा कि हैलोक्लाइन के साथ साथ सतह से नीतल तक लवणता में परिवर्तन का दर सभी जगह एक समान नहीं होता है। तो लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के बाद अब देखिए इस मैप के द्वारा आप समझ सकते हैं कि यदि हम यह मान लें ये जो जोन है, ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये एवरेज औसत लवणता वाले क्षेत्र हैं, तो जो विषुवत रेखीय जोन है, क्षेत्र है, वहाँ की लवणता औसत होती है। और जिसे रेड में दिखाया जा रहा है, ये रेड में जो जोन दिखाया जा रहा है, ये सब जहाँ की लवणता औसत से अधिक है। तो सब ट्रॉपिकल जोन में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सैलिनिटी औसत से अधिक होती है। तो आप चाहें तो विषुवत रेखीय क्षेत्र से
अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो पहले लवणता में वृद्धि होती है, फिर कमी होती जाती है। और अगर हम लवणता के प्रादेशिक वितरण को देखें तो यहाँ ध्यान दीजिए, फारस की खाड़ी, लाल सागर, इन सभी जगह की लवणता अधिक होती है। और यही नहीं, देखिए अरब सागर का रीजन है, बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर की लवणता अधिक होती है। भूमध्य सागर का क्षेत्र है, उसकी लवणता इसी जोन में जो खुला महासागर है उसकी तुलना में अधिक होती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगासो सागर है, जहाँ वाष्पीकरण का दर अधिक होता है, वहाँ की लवणता अधिक होती है। तो जहाँ पर क्षेत्रीय प्रवाह होता है, यानी जो स्थल खंडों से घिरे हुए जलीय भाग है, वहाँ की लवणता उस जोन की तुलना में अधिक या कम हो सकती है। जैसे कि देखिए, यह बाल्टिक सागर है, इस बाल्टिक सागर में स्थल खंडों से घिरे होने के कारण न केवल यहाँ का तापमान इस खुले महासागर की अपेक्षा कम होता है, बल्कि यहाँ पर नदियों के द्वारा स्वच्छ जल का निकास होता है, जिससे कि यहाँ की लवणता अपेक्षाकृत कम होती है। तो मैप हमने सिर्फ इस रूप में दिखाया कि आप मैप के द्वारा खुद भी आउटलाइन मैप लेकर इसमें जो जटिलताएं हैं उसकी जगह आप जोन में बांट दीजिए। पहले महासागर में यह इंडिकेट कीजिए कि महासागर में पहले औसत से कम लवणता, फिर औसत से अधिक लवणता, फिर औसत से कम लवणता, फिर औसत से अत्यंत कम लवणता, जोन हो गया। स्थल खंडों के कारण जब प्रादेशिक वितरण दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि लाल सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर, इन सभी जगह औसत से अधिक लवणता होती है। मेक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, कैलिफोर्निया की खाड़ी, इन सभी जगह एवरेज सैलिनिटी होती है। वहीं पर हडसन की खाड़ी, जेम्स बे, इन सभी जगह की लवणता औसत से कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर ऐसे आप मैप में इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन से आप कहीं ना कहीं समझ गए होंगे कि सैलिनिटी का संबंध, लवणता का संबंध केवल महासागर में घुले हुए सॉल्ट से नहीं है। और आपने ये भी समझा कि सैलिनिटी जो है को निर्धारित करने वाला कोई एक कारक नहीं है, बल्कि महासागर में जो लवणता में स्थानिक विभिन्नता है उसका संबंध कई कारकों से है। आपने ये भी देखा कि लवणता के वितरण में केवल क्षैतिज तल पर यानी क्षैतिज सतह पर स्थानिक विभिन्नता ही नहीं है, बल्कि अक्षांशीय और प्रादेशिक विभिन्नता के साथ महासागर की सतह से नीतल तक जाने पर भी लवणता में परिवर्तन होता है। अगर महासागर में लवणता के वितरण में स्थानिक विभिन्नता है तो इससे कहीं ना कहीं महासागर में सभी जगह की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं एक समान नहीं होगी, इसलिए सभी जगह की प्राकृतिक दशाएं जैविक समुदाय के लिए एक समान नहीं होगी, जिसे ध्यान में रखकर ही आपको आगे बढ़ना है। अब चलिए, अभी आपने जो समझा उसे कहाँ तक आप कॉन्सेप्ट के लेवल पर क्लियर हो चुके हैं। अब स्लाइड के माध्यम से दिए गए पॉइंट को आप आधार बनाकर एक बार रिवाइज कर लीजिए, पुनः विचार कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि आप स्लाइड के माध्यम से मैं टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप अपने वीडियो को वहाँ पर रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए। फिर ब्रेक के बाद जब आपको रिवाइज करना हो, अपना नोट्स बना लिए हो, उसके बाद आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए और फिर रिवीजन कीजिए। फ्रेश माइंड से कर सकते हैं। मेरे लिए क्या है कि मुझे तो एक एक करके आपको टॉपिक कराते हुए आगे भी बढ़ना है। तो देखिए, सामान्य रूप में सागरीय जल के प्रति 1000 ग्राम और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को ही सागरीय लवणता कहते हैं। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया था। इसके लिए फॉर्मूला नोट करा दिया था, ग्राम प्रति 1000 ग्राम। और इसके लिए सिंबल कौन सा यूज करते हैं, ये सिंबल या लिखते कैसे हैं, ग्राम प्रति 1000 ग्राम। तो ग्राम प्रति 1000 ग्राम लिखने से बचने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है, यानी इससे इंडिकेट होता है, क्लियर होता है कि 1000 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्ट घुला हुआ है। सागर के हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक का लवणता से सीधा संबंध होता है। इसका भी हमने फॉर्मूला आपको बता दिया था कि क्वथनांक और अगर हिमांक का लवणता से सीधा संबंध होता है तो जहाँ का पानी अधिक खारा होगा वहाँ का कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी अधिक होगा। जल के घनत्व का भी लवणता से सीधा संबंध होता है, यानी जहाँ का पानी खारा होगा वहाँ के जल का घनत्व अधिक होने के कारण वो पानी भारी होगा, जिससे वो नीचे की ओर बैठेगा। और जहाँ का घनत्व कम होगा, यानी जहाँ का पानी कम खारा होगा, वहाँ का घनत्व कम होने से
पानी ऊपर की ओर जा सकता है, यानी जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि सागरीय जल की लवणता में स्थानिक विभिन्नता होती है। यहाँ स्थानिक विभिन्नता का मतलब क्या है? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर सैलिनिटी एक समान नहीं होती है। लेकिन सागरीय जल में घुले हुए सभी कंपोनेंट संघटकों का अनुपात रेशियो सभी महासागरों तथा सागरों में स्थिर या नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। चाहे सैलिनिटी कहीं एवरेज से अधिक या एवरेज से कम हो, लेकिन जो उसमें सॉल्ट होते हैं उनका परसेंटेज जो होता है वो फिक्स या कांस्टेंट होता है। नदियाँ सागरीय लवणता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नदियों के द्वारा ही महासागर को सॉल्ट अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, लेकिन सॉल्ट से कहीं अधिक फ्रेश वाटर का एडिशन होने के कारण जहाँ नदियों का मुहाना होता है वहाँ की सैलिनिटी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी प्रक्रिया और जैविक समुदाय के द्वारा भी सागरीय जल को सॉल्ट की प्राप्ति होती है। जैविक समुदाय के अस्थि पंजर या उनके अवशेष से भी समुद्र को सॉल्ट की प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? नदियाँ। वाष्पीकरण, वर्षा, हिमगलन और नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति के साथ तो वाष्पीकरण, वर्षा, हिमगलन और नदियाँ, ये सारे फैक्टर्स हैं। यही फैक्टर नहीं है बल्कि पवनें, समुद्री जलधाराएं भी लवणता को निर्धारित करती हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वाष्पीकरण अधिक होगा तो सैलिनिटी में वृद्धि होगी, वर्षा अधिक होगी तो सैलिनिटी में कमी आनी चाहिए। हिमगलन के कारण या नदियों के द्वारा जहाँ फ्रेश वाटर का एडिशन होगा सैलिनिटी कम होनी चाहिए। जहाँ पवनों में अपतट पवन का प्रभाव रहेगा वहाँ तापमान कम होने के साथ सैलिनिटी कम हो जाएगी। जहाँ अनुतट पवन का प्रभाव रहेगा तापमान अधिक होने के साथ वहाँ सैलिनिटी अधिक हो सकती है। गर्म जलधाराओं से प्रभावित क्षेत्र में भी सैलिनिटी अधिक हो सकती है। किसकी तुलना में? जहाँ ठंडी जलधाराओं का प्रभाव रहेगा। समुद्र की सतह का तापमान अधिक होने के साथ वायुमंडल के शुष्क होने पर जब वाष्पीकरण का दर अधिक होता है तब लवणता में वृद्धि होती है। तो यहाँ किस फैक्टर की बात की जा रही है? वाष्पीकरण की। और वाष्पीकरण कब अधिक प्रभावशाली होगा? जब न केवल सतह का तापमान अधिक हो बल्कि वायुमंडल भी शुष्क हो। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के क्षेत्र में वाष्पीकरण का दर वर्षा की मात्रा से अधिक होने के कारण ही समुद्र की लवणता औसत से अधिक होती है, यानी 36 और से लेकर 37 तक होती है, क्योंकि वहाँ तापमान अधिक होने से वाष्पीकरण तो अधिक होता है, लेकिन उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। अब ध्यान दीजिए, देख रहे हैं सारे पॉइंट्स जो आपके सामने लिखे हैं, ये पॉइंट आप आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लवणता औसत से कम होती है क्योंकि वहाँ फ्रेश वाटर का एडिशन होता है। ऐसे क्षेत्र कौन से होंगे? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र होंगे। और कहाँ वर्षा अधिक मात्रा में होती है और वाष्पीकरण कम होता है? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र के साथ साथ उपध्रुवीय क्षेत्र में भी वर्षा अधिक होती है। अत्यंत कम तापमान वाले ध्रुवीय क्षेत्र में हिमगलन के कारण बर्फ के पिघलने के कारण भी फ्रेश वाटर का एडिशन होता है, जिससे समुद्र की लवणता औसत से अत्यंत कम हो जाती है। यानी गर्मी के समय जब बर्फ पिघलता है तो वहाँ की सैलिनिटी यानी ध्रुवीय प्रदेश की सैलिनिटी ठंड की अपेक्षा कम हो जाती है। यद्यपि नदियाँ सागर में अपने साथ सॉल्ट लाती हैं, लवण लाती हैं, लेकिन नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक मात्रा में होने के कारण समुद्र की लवणता औसत से कम हो जाती है। तो अभी आपको हिंट दिया था, दोबारा वही स्टेटमेंट आ गया। अपतट पवन से प्रभावित महासागर में अपवेलिंग के कारण जल की सतह का तापमान कम हो जाने पर समुद्र की लवणता में भी क्या होती है? कमी आती है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि समुद्र की लवणता जो है यहाँ पर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भाग की तापमान पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम होती है। तो व्यापारिक पवन से प्रभावित महासागर के पूर्वी भाग का तापमान पश्चिमी भाग की अपेक्षा कम होने के कारण ही लवणता भी क्या हो जाती है? पूर्वी भाग की अपेक्षा कम होती है। सागरों तथा झीलों की लवणता के वितरण पर वाष्पीकरण, उच्च तापक्रम तथा नदियों के द्वारा जल की आपूर्ति के अलावा उससे निकलने वाली नदियों का प्रभाव होता है। तो जहाँ जल की सतह का तापमान अधिक होगा वहाँ वाष्पीकरण का दर अधिक हो सकता है, और जहाँ वाष्पीकरण का दर अधिक हो और साथ में
वर्षा की मात्रा कम हो तो वहाँ सैलिनिटी क्या हो जाएगी, एवरेज से अधिक हो जाएगी। अगर वहाँ नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति ना हो तो सैलिनिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर जहाँ जल की सतह का तापमान कम हो, वाष्पीकरण का दर भी कम हो, नदियों के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति भी हो, तो वहाँ की सैलिनिटी एवरेज से बहुत ही कम हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमें सैलिनिटी में होने वाली वृद्धि के तर्क को देना है या आने वाली कमी के कारण को स्पष्ट करना, उसके आधार पर आप फैक्टर को अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से नदियाँ निकलती होंगी जिस झील से, वहाँ की सैलिनिटी बढ़ने के बजाय यानी कम होने के बजाय अधिक हो जाएगी, क्योंकि नदी अपने साथ फ्रेश वाटर को लेकर जाती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जहाँ नदियों के द्वारा जल का निकास होता है वहाँ सैलिनिटी में कमी आती है, लेकिन जहाँ जिस झील से नदियाँ निकलती है वहाँ की सैलिनिटी में वृद्धि होती है। अब देखिए, महासागर की सतह से गहराई में जाने पर लवणता में परिवर्तन का दर एक समान नहीं होता है। क्यों एक समान नहीं होता है? क्योंकि जहाँ महासागर की सतह पर सभी जगह लवणता एक समान नहीं होता है, यानी लवणता में स्थानिक विभिन्नता होती है। वहीं नीतल के समीप महासागर की लवणता औसत के बराबर होती है, इसलिए गहराई में जाने पर लवणता में परिवर्तन का दर एक समान नहीं होता है। अब देखिए, सभी अक्षांशीय प्रदेश में सतह से लगभग 500 मीटर की गहराई तक लवणता में वृद्धि होती है। सतह से 500 मीटर तक लवणता इसलिए बढ़ता है क्योंकि मिक्सिंग ऑफ वाटर होता है। सतह से 500 मीटर तक कहीं ना कहीं पृष्ठीय सतह का तापमान भी अधिक होता है, तो जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ सॉल्ट भी अधिक घुला रहेगा। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय महासागर में जहाँ सतह की लवणता औसत से अधिक होती है वहाँ लगभग 500 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई तक लवणता में कमी आती है। तो जहाँ औसत से अधिक लवणता होती है वहाँ लवणता में कमी का दर भी अधिक होता है। लेकिन वहीं उच्च अक्षांशों में 500 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक, चूँकि उच्च अक्षांशीय प्रदेश में सतह की लवणता औसत से अत्यंत कम होती है, इसलिए 500 से 1000 मीटर की गहराई तक जाने पर लवणता में कमी की जगह वृद्धि होती है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, सभी अक्षांशीय प्रदेश में 1000 मीटर से अधिक गहराई में जाने पर लवणता लगभग स्थिर रहती है और वो औसत लवणता के बराबर होती है। अधिकतम लवणता वाली ऊपरी परत और निम्नतम लवणता वाली निचली परत को अलग करने वाली संक्रमण परत को ही क्या कहते हैं? हैलोक्लाइन कहते हैं। तो थर्मोक्लाइन और हैलोक्लाइन में कहीं ना कहीं एक प्रकार का संबंध है। तो देखिए, आपने स्लाइड के माध्यम से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी अगर आप रिवाइज करेंगे तो यह देखेंगे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी स्टेटमेंट आएगा तो इस स्टेटमेंट को आप न केवल पढ़ लेंगे बल्कि उसे इलैबोरेट करके कई एंगल पे सोच भी सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने महासागर की लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ लवणता के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को समझने का प्रयास किया और तापमान और लवणता में एक प्रकार का अंतर संबंध होता है, यह भी आज के क्लास के डिस्कशन से क्लियर हुआ आपको। अब महासागरीय जल के तापमान और लवणता से संबंधित इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, आधार बनाते हुए हमें नेक्स्ट क्लास में महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत समुद्री जलधाराओं के बारे में अध्ययन करना है। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।